वहाँ मौजूद हर शख्स सख्ती की सी हालत में वो कार्रवाई देख रहा था। फिर अल्लन खान की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा। वो मुझसे मुखातिब हुआ, कामरान अपनी बीवी को रोको, वरना मैं ये भी ख्याल नहीं करूँगा कि वो औरत है। इसने मेरा गिरबान पकड़ कर खड़ा कर दिया। तुम वडेरे के मेहमान ना होते तो। मेरा गिरबान छोड़ो, मैंने सख्त लहजे में कहा और झटका देकर अपना गिरबान छुड़ा लिया। इसने फिर मेरा गिरबान पकड़ना चाहा, मगर मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया और सख्त लहजे में बोला, अपने हाथों को काबू में रखो अल्लन खान, वरना मैं भी भूल जाऊँगा कि तुम मेरे मेज़बान हो। तुम्हारा वही हशर करूँगा जो ग्लोरिया ने सकीना के किया है। मेरी बात सुनकर अल्लन खान का चेहरा गुस्से से मसख हो गया और इसने जहरीले लहजे में कहा, हाँ यही सिला है हमारे एहसान का। अगर तुम्हें जेल से न छुड़ाते तो अब तक वहीं पड़े सड़ रहे होते। ये एहसान तुमने मुझ पर नहीं किया बल्कि वडेरे पर किया है और इसकी कीमत भी तुम वसूल करोगे। ये काम तुमने अल्लाह वास्ते या दोस्ती के जज्बे से मगलूब होकर नहीं किया। अल्लन खान ने एकदम रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया। इससे पहले कि वो फायर करता, ग्लोरिया बिजली की सी तेजी से झपटी और इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जबरदस्त लात मारती हुई दूसरी तरफ निकल गई। अल्लन खान सिकंदर खान चीख कर बोला, ये क्या हरकत है? आप देख रहे हैं सही ये लोग? बस करो बाबा, मैं सब देख रहा हूँ। मैंने तो ये भी देखा कि तू एक औरत से मार खा गया। ज़्यादा गर्मी मत दिखा। मैं एक कदम आगे बढ़ा और सिकंदर खान की आंखों में आंखें डालकर बोला, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। अभी तो बाबा रात बहुत हो गई है, सुबह सवेरे मैं खुद तुमको वडेरे के पास छोड़ कर आऊँगा। नहीं सिकंदर खान, ग्लोरिया ने सख्त लहजे में कहा, हम आज ही जाएंगे और अभी जाएंगे। खामखा जिद मत करो। सिकंदर खान झिंझला गया। एक रात में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सिकंदर खान ने यह जुमला सिंधी में अदा किया। फ़ौरन ही इसके एक साथी ने टूटी फूटी इंग्लिश में इसका तर्जमा कर दिया। इससे पहले सिकंदर खान भी इंग्लिश बोलता रहा था, मगर इसे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत पेश आती थी। ठीक है बाबा, इसने गोया हथियार डाल दिए। मैं देखता हूँ कि तुम लोगों की रवानगी का क्या बंदोबस्त हो सकता है। फिर वो जाते जाते मुड़ा और कुछ सोच कर बोला, वडेरे को बता देना कि आइंदा सिकंदर खान इसका कोई काम नहीं करेगा। ये कहकर वो नपे तुले कदम रखता हुआ वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। अल्लन समेत वहाँ सिकंदर खान के कम से कम 10 आदमी मौजूद थे, मगर वो सब के सब खामोश थे। अल्लन खान कीना तोज नजरों से मुझे घूर रहा था। फिर वो दांत पीस कर बोला, एक दफ़ा मैं तुझे वडेरे के हवाले कर दूं, फिर मुझे मौका मिला तो अपने हाथों से तुझे मार दूंगा। इस वक्त तो वडेरे की वजह से मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। यही सूरत हाल मेरे साथ भी है। मैंने तज़हीक अमीज़ लहजे में कहा, मैं भी अगर मजबूर ना होता तो देखता कि तुम कहाँ के सूरमा हो। सिकंदर खान को वापस आते देखकर मैं खामोश हो गया। सिकंदर खान हमारे नज़दीक आकर बोला, अभी 10 मिनट में मेरा आदमी तुम्हें लेकर रवाना हो जाएगा। ग्लोरिया अचानक फ्रेंच में मुझसे मुखातिब हुई, कामरान इसमें भी इसकी कोई चाल ना हो, वहम को दिल से निकाल दो। मैंने कहा, सिकंदर खान सच्चा और खरा आदमी है। इसे कोई साजिश करना होती तो हमें यहाँ से जाने ही क्यों देता। खैर अब तो जो होगा देखा जाएगा, ग्लोरिया ने कहा। फिर हम दोनों खामोशी से सिकंदर खान के अगले हुक्म का इंतजार करने लगे। वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी से खिसक रहा था। जहाँ हम खड़े थे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। वो सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने आकर बताया कि गाड़ी तैयार है, चलो बाबा। सिकंदर खान ने मुझे मुखातिब किया। हम इसकी रहनुमाई में दरख्तों के इस झुंड की तरफ चल दिए जहाँ कदरे तारीकी थी। सिकंदर खान के 4 आदमी इसके साथ थे, बकिया वहीं रह गए। अल्लन खान ने भी हमारे साथ आने की कोशिश नहीं की थी। मैंने चलते चलते सिकंदर खान से कहा, मुझे इस नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ है। मैं जो हो चुका इसे भूल जाओ। सिकंदर खान ने बेनियाजी से मेरी बात काट दी। अगर ये बात है तो मेरी भी एक बात मान लो, मैंने कहा। सिकंदर खान ने चलते चलते मुझे घूर कर देखने की कोशिश की, फिर बोला, कहो बाबा, मैं सुन रहा हूँ। मेरी वजह से वडेरे अहमद बख्श से अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर ज़रा तवक्कुफ़ करके बोला, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी ताकत से मरूब होकर ऐसा कर रहा हूँ। तुम आदमी सच्चे और खरे हो और मुझे पसंद आए हो। फालतू बातें मत करो बाबा। सिकंदर खान बेजारी से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम भी जीदार आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कानून की नज़रों में तुम दहशतगर्द हो और तुम पे बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसा आदमी आम आदमी तो नहीं होता। मैं खुद भी बहादुर लोगों को पसंद करता हूँ। वडेरे से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल था मुझे। तुम्हारी बीवी भी बहुत बहादुर है। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, जाओ, मैं आज की सब बातों को भूल गया। हाँ, मेरी तरफ से एक ऑफ़र है। कैसी ऑफ़र? मैं चलते चलते रुक गया। अगर वडेरा तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो सीधे मेरे पास आ जाना। काम के आदमियों की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। तो क्या वडेरा मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है? मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा। सिकंदर खान तंज़िया अंदाज में हंसा और बोला, मैं इसे पिछले 10 साल से जानता हूँ। अपने फ़ायदे के लिए वो बाप का गला भी काट सकता है और सगे भाई का भी। मुझे नहीं मालूम कि वो तुमसे क्या काम लेगा, मगर एक बात तय है, काम निकलने के बाद वो तुम लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। ऐसा है तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, पंजाब की तरफ निकल जाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर खान ने फैसला कुन लहजे में कहा, मैंने वडेरे को जुबान दी है कि तुम्हें इसके हवाले करूंगा। और सिकंदर खान अपनी जुबान से नहीं फिरता।
तुम में जुर्रत हो तो इसे खुद जवाब दे देना। मैं खामोश हो गया। इस दौरान में हम एक पजारो तक पहुंच चुके थे। सिकंदर खान ने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मुझे जीप में सवार होने का इशारा किया। मैं और ग्लोरिया ड्राइवर के साथ ही अगली नशिस्त पर बैठ गए। गाड़ी के पिछले हिस्से में एक रख्ते चेहरों वाले 2 मुसल्ले आदमी मौजूद थे। वडेरा इस वक्त है कहाँ, मैंने पूछा। अभी तो वो गोठ में होगा, मगर इसने कहा था कि कामरान और इसकी बीवी को कराची पहुँचा देना, सिकंदर खान ने जवाब दिया। फिर वो कुछ सोच कर बोला, हाँ बाबा, रास्ते में कोई गड़बड़ मत करना, वरना मेरे ये दोनों गार्ड गोली चला देंगे। ये ना वडेरे को जानते हैं ना तुम्हें, ये सिर्फ मेरे हुक्म के पाबंद हैं। मैंने इन्हें हुक्म दिया है कि मेहमानों को वडेरे के हवाले कर दें। अच्छा बाबा, मैंने तवील सांस लेकर कहा, जैसे तुम कहते हो वैसा ही होगा। अगर वडेरे ने कोई उल्टी सीधी बात की तो इससे मैं खुद ही निमट लूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, सिकंदर खान ने कहा। फिर बोला, हाँ मेरी ऑफ़र पर गौर करना। फिर पजारो नाहमवार रास्ते पर उछलती हुई रवाना हो गई। सिकंदर खान ने मेरे दिल में खामखा के वसवसे ही डाल दिए थे। मुझे अभी से ये फिक्र हो गई थी कि वो वडेरा अहमद बख्श मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैंने ग्लोरिया को भी सिकंदर खान की गुफ्तगू से आगाह नहीं किया था। वो सीट की पुश्ते से टेक लगाई ऊँग रही थी। मैंने घूमकर दोनों मुहाफिजों का जायज़ा लिया। वो दोनों बहुत मुस्तैद अंदाज में बैठे थे। पजारो का ड्राइवर भी पूरी तरह मुसल्ले था। कामरान ग्लोरिया ने अचानक मुझे मुखातिब किया, क्या ये लोग हमें कराची ले जा रहे हैं? इसने इस मरतबा भी फ्रेंच का सहारा लिया था। हाँ, मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने हैरत से पूछा। सिकंदर खान ने मुझसे उर्दू में बात की थी। ग्लोरिया उर्दू बिल्कुल नहीं समझती थी। मैंने सिकंदर खान के मुंह से कराची का नाम सुना था। ग्लोरिया ने जवाब दिया, मेरा महज अंदाज़ा था कि ये लोग हमें कराची ले जा रहे हैं। फिर मैंने ग्लोरिया को भी अपने खदशात से आगाह कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं होगी कामरान, ग्लोरिया ने हंस कर कहा। मैं वडेरे अहमद बख्श को गुज़श्ता 5 साल से जानती हूँ। वो हमेशा मेरे इशारों पर नाचता है। अब भला वो हमें डबल क्रॉस कैसे कर सकता है? कुछ भी हो, मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही है। तुम्हारी छठी हिस्स? ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारी छठी हिस्स भी है? मुझे तो तुम्हारी बकिया 5 हवास पर भी शुबह है। मैं जवाब में कुछ नहीं बोला, बस अंधेरे में इसे घूर कर रह गया। फिर हम दोनों में से कोई भी कुछ न बोला। सिकंदर खान के साथियों ने तो शायद ना बोलने की कसम खा रखी थी। गाड़ी अब एक कच्चे मगर हमवार रास्ते पर दौड़ रही थी। गाड़ी के खुशगवार धचकों से मुझ पर गनूदगी छाने लगी। ग्लोरिया का भी यही हाल था। इसका सर बार बार मेरे शाने पर टिकता था। फिर मैं सो गया। मेरी आंख दोबारा खुली तो गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में पुख्ता सड़क नजर आई। ड्राइवर खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में अगर स्टीयरिंग जरा भी बहक जाता तो गाड़ी कलाबाजी खाती हुई दूर जा गिरती। मैंने स्पीड मीटर की सुई पर नजर डाली। वो एक 55 और 60 के दरमियान थी। मैंने सोचा कि ड्राइवर को आहिस्ता चलने के लिए कहूँ, मगर यह सोचकर खामोश हो गया कि ग्लोरिया बाद में मेरा मजाक न उड़ाए। वो भी जाग रही थी और इतने इत्मीनान से बैठी थी जैसे पिकनिक पर जा रही हो। साईं, आप लोग चाय पियोगे? पीछे बैठा हुआ एक गार्ड अचानक करख्त आवाज में बोला। अगर है तो ज़रूर पिला दो, मैंने जल्दी से कहा। इस वक्त वाकई मुझे चाय की शदीद तलब महसूस रही थी। गार्ड ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। इसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पीछे बैठे हुए दोनों गार्ड दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गए। उन्होंने हम दोनों को भी उतरने को कहा। फिर वही गार्ड मुझसे मुखातिब हुआ जिसने चाय की ऑफ़र की थी। साईं, इधर से कहीं जाने की कोशिश मत करना, लो चाय पियो और ज़रा हाथ पैर सीधे कर लो। ये कहते हुए इसने चाय का थर्मास मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस वीराने में फरार की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं 3 मुसल्ले आदमियों से बचकर भाग भी कहाँ सकता था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त किस इलाके में हूँ। मैंने खामोशी से चाय का थर्मास ले लिया। गार्ड ने एक गिलास भी मुझे दे दिया। मैंने गिलास में चाय उंडेल कर ग्लोरिया को दी। अपने लिए मैंने थर्मास की कैप में चाय निकाल ली। चाय पीने के बाद हम भी रवाना हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा सर भारी होने लगा। मैंने घबरा कर ग्लोरिया की तरफ देखा। वो भी आगे पीछे झूल रही थी। बिजली की सी तेज़ी से यह ख्याल मेरे जहन में आया कि इन बदबख्तों ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मैंने ग्लोरिया से कुछ कहना चाहा मगर जुबान ने हरकत न की। हाथ पैर भी बेजान हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वो खासा आरास्ता कमरा था। आंखें खोलते ही मैं झपट कर उठ बैठा। मेरे हाथ पैरों में अब भी सनसनाहट हो रही थी। अचानक मेरी नज़र ग्लोरिया पर पड़ी। वो भी मेरे साथ ही बेड पर बैठी थी। चंद लम्हों तक मुझे कुछ याद न आया कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंचा। फिर अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। गोया इन लोगों ने हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया था। अपने ख्याल की तस्दीक के लिए मैं बेड से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका हैंडल घुमाते ही मुझे एहसास हो गया कि दरवाज़ा लॉक है। इन खबीसों ने हमें बेहोश करने के लिए चाय में न जाने कौन सी दवा मिला दी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस रही थी। कमरे में एक सोफ़ा सेट भी था। मैं लड़खड़ाता हुआ सोफ़े पर बैठ गया और कमरे का तफसीली जायज़ा लेने लगा। वो कमरा बहुत शाना अंदाज में आरास्ता था।
वॉल टू वॉल इंतहाई दबीज और कीमती कालीन था। दीवारों पे कुदरती मनाजिर की पेंटिंग्स थी। खिड़कियों और दरवाजे पर बेशकीमत पर्दे थे। एक कोने में छोटा सा बेडरूम, फ्रिज और टीवी भी मौजूद था। कमरे में एक दरवाज़ा और था। मेरा अंदाज़ा था कि ये दरवाज़ा अटैच बाथरूम का होगा, क्योंकि इसके पास ही दबीज सा एक पायदान पड़ा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई, वो वाकई बाथरूम था। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी की छींटे मारी तो मेरी हालत कदरे संभल गई। मैं दोबारा कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। वो 7 बजा रही थी। मैंने उलझ कर सोचा, इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं या रात के। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर धुंधल का फैला हुआ था। मुमकिन है वो सुबह का वक्त हो, क्योंकि सर्दियों में सुबह के 7 बजे भी इतना ही अंधेरा होता है। खिड़की से झांकने के बाद मुझे इल्म हुआ कि हम इस इमारत की बालाई मंजिल पर हैं। खिड़की पे मजबूत और लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, इसलिए वहाँ से भी फरार के इम्कानात नहीं थे। मैंने पर्दा बराबर कर दिया और एक मरतबा फिर सोफे पर बैठ गया। रात से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाली पेट में इंठन हो रही थी। मैंने बेडरूम फ्रिज खोल कर देखा, इसमें पानी और बियर की बोतलें रखी थी। खाने की कोई चीज़ नहीं थी। ग्लोरिया भी अब कुसमुसाने लगी थी। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और चंद लम्हे तक लेटी हुई छत को घूरती रही। फिर वो झपट कर उठ बैठी और हैरत से चारों तरफ देखने लगी। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। इस दौरान में इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो इससे पहले ही मैं तंजिया अंदाज में बोला, अब बोलो, मेरी 5 हवास काम कर रहे हैं या छठी हिस्स भी है? मगर इसका मतलब क्या है? ग्लोरिया मुठिया भींच कर खुद कलामी के अंदाज में बोली, इसका मतलब ये है कि अब हम तुम्हारे वडेरे की कैद में हैं। मगर परेशानी की क्या बात है? मेरा लहजा तसी कमीज़ है। वो वडेरा तुम्हारे इशारों पर नाचता है। अब भी तुम इशारा करोगी और वो नाचना शुरू कर देगा। कामरान प्लीज़, ग्लोरिया झिंझिला कर बोली, खामोश हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। सोचो, खूब सोचो, मैंने बदस्तूर इस पर तंज करते हुए कहा। अब हम सिवाय सोचने की और कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कैदी हैं? मुझे इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, यह बात तो एक बच्चा भी बता सकता है। आखिर इन लोगों ने चाय में बेहोशी की दवा क्यों दी हमें? अगर वाकई तुम वडेरे की मेहमान हो तो हमें सीधे सादे तरीके से भी यहाँ ला सकते थे। वडेरा नहीं चाहता कि हमें इसके ठिकाने का इल्म हो। अच्छा, अब तुमने क्या सोचा है? ग्लोरिया ने पूछा। मैं भला क्या सोच सकता हूँ? जो सूरत हाल तुम्हारे साथ है वही मेरे साथ भी है। परेशानियों से कोई फ़ायदा नहीं, खामोशी से वक्त का इंतज़ार करो। मगर इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो मुझे कैदी बनाए? ग्लोरिया बिफर कर बोली। जुर्रत तो अब इसकी हो ही गई है, मैंने कहा। फिर खामखा गुस्सा करके अपनी एनर्जी क्यों तबाह कर रही हो? गुस्से में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या तुम दरवाजे का लॉक खोल नहीं सकते? इसने पूछा। खोल सकता हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम फ़िलहाल यहाँ से फ़रार नहीं हो सकते। इस बंगले में न जाने कितने मुसल्ले मुहाफिज होंगे। बिलफर्ज हम मुहाफिजों से बच गए तो यहाँ इतने खूनख्वार कुत्ते हैं कि वो लम्हों में हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। मैंने जवाब दिया। तुम क्या जानो कि यहाँ कुत्ते भी हैं? ग्लोरिया ने मुझे घूरते हुए पूछा। ये जानना कौन सा मुश्किल है, मैंने हंस कर कहा। खिड़की का पर्दा हटाओ और खुद देख लो। वो झपट कर खिड़की पर पहुँच गई और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। फिर वो मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉग हाउस है, डॉग फार्म का हो। मैं हंस कर बोला, मुमकिन है वडेरा कुत्तों का कारोबार करता हो। वो अरबपति जिम्मेदार है, इसे भला ये घटिया काम करने की क्या ज़रूरत है? ग्लोरिया खुद कलामी के अंदाज में बोली। सुना तो मैंने भी ये था कि वडेरा आला नस्ल के कुत्ते पालने का शौकीन है, मगर इतने कुत्ते। इसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। अचानक किफल में चाबी घूमने की आवाज़ आई तो ग्लोरिया संभल कर बैठ गई। इसके चेहरे पर बरहमी के आज़ार थे और वो तमकनत से सोफे पर बैठी हुई थी। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और सूट में मलबूस एक वजी और बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे से ऐसा रोब था कि देखने वाला खामखा मरूब हो जाता। मुझे इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इसके साथ साथ इंतहाई हसीन 2 लड़कियां भी कमरे में दाखिल हुईं। वो दोनों इतनी हसीन थी कि चंद लम्हे को मैं भी पलके झपकाना भूल गया। सबसे पीछे खूनखार किस्म के 2 गनमैन थे। इनके हाथों में रिपीटर गन्स थी और इनका रुख मेरी तरफ था। ये सब क्या है मिस्टर बख्श? ग्लोरिया ने बारोब लहजे में पूछा। मैं चौंक उठा। वो वडेरा अहमद बख्श था। मेरा ख्याल था कि रिवायती जिम्मेदारों की तरह वडेरा अहमद बख्श भी शलवार कमीज़ और पगड़ी में मलबूस होगा, मगर जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो इसके बिल्कुल बरक्स था। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने अखबारात में इसकी तस्वीरें देखी थी। वो सियासत में भी सरगर्म था। मुझे अफसोस है मिस ग्लोरिया, वडेरे ने बेहतरीन किस्म की इंग्लिश में कहा, मगर हाई कमांड से मुझे यही हुक्म मिला था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सांस लेने को रुका, फिर बोला, हाई कमांड का आदमी आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा। आपको इसके हवाले करने के बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। जनाब, मुझे कैद करने की जहमत क्यों की? तुमसे तो मुझे बहुत काम लेना है कामरान। आपने बहुत देर कर दी साईं। मेरा लहजा अब भी इस्तज़ाइया था। अब तो मुझे ग्लोरिया के इश्क ने निकम्मा कर दिया है।
वरना हम भी आदमी थे काम के। ज़्यादा भौंकने की कोशिश मत करो। अहमद बख्श एकदम आपे से बाहर हो गया। ज़्यादा बकवास करेगा तो अभी तुझे अपने कुत्तों के आगे फेंकवा दूंगा। तेरी ज़िंदगी तो यूं भी मेरे पास गिरवी है, जब चाहे तुझे कानून के हवाले कर दूं। तू कानून की नज़रों में दहशतगर्द है और ना सिर्फ पुलिस बल्कि मुल्क की कई खुफिया एजेंसियाँ तुझे तलाश कर रही हैं। तुम ये क्यों भूलते हो कि मुझे फ़रार कराने में तुम्हारा भी हाथ है? मैंने जवाब दिया, तुम भी मेरे इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। अहमद बख्श बेख्तियार मुस्कुराने लगा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे मैंने कोई बहुत ही अहमकाना बात कह दी हो। फिर वो हंसते हंसते संजीदा होकर बोला, तो मेरा नाम लेगा मेरा रईस अहमद बख्श का? कौन यकीन करेगा तेरी बात का? मैंने सोचा कि वो ठीक ही कहता है। भला वडेरे अहमद बख्श के मुकाबले में एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द की बात का कौन यकीन करेगा? मुझे खामोश देखकर वडेरा तंजिया लहजे में बोला, बस हवा निकल गई तेरे गुब्बारे से। मेरे कहने पर चलेगा तो फ़ायदे में रहेगा। मैंने भी फ़िलहाल इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। इससे कुछ बैद भी नहीं था कि वो मुश्तिल होकर वाकई मुझे कुत्तों के सामने फेंकवा दे। मिस्टर अहमद बख्श, ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये मेरी और हाई कमांड की लड़ाई है। तुम दरमियान में न बोलो तो बेहतर है। तुम्हारे हक में यही मुनासिब होगा कि तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो। आज नहीं तो कल हाई कमांड से मेरी सुलह हो जाएगी। फिर तुम्हारी क्या पोजीशन होगी? वडेरा गहरी सोच में डूब गया। मैं अभी तक खड़ा हुआ था। दोनों लड़कियां इसके दाएं बाएं पत्थर के बुतों की तरह उस्तादा थीं। इनमें से एक लड़की बहुत गौर से मुझे देख रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने जल्दी से निगाहें चुरा ली, गोया इसकी चोरी पकड़ी गई थी। वैसे अब तक मेरी समझ में नहीं आया था कि इन दोनों लड़कियों की यहाँ मौजूदगी का जवाज़ क्या था। चंद लम्हे गौर करने के बाद अहमद बख्श ने कहा, नहीं ग्लोरिया, मैं अब तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। आज रात में किसी भी वक्त हाई कमांड का नुमाइंदा यहाँ पहुँचने वाला है। मैं हाई कमांड को इतला दे चुका हूँ कि ग्लोरिया मेरे कब्जे में है। अब तुम इन लोगों को ना मिली तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा? अहमद बख्श का लहजा फैसला कुन था। और वो नुमाइंदा कौन है? ग्लोरिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ से किसे भेजा जा रहा है, वडेरे ने जवाब दिया। अब लगे हाथों ये भी बता दो कि कामरान से तुम क्या काम लेना चाहते हो? मैं एक आदमी को कत्ल कराना चाहता हूँ, अहमद बख्श ने इत्मीनान से कहा। ये काम अपने आदमियों से भी ले सकता था, मगर फिलहाल मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई आदमी हलाक या गिरफ्तार हो गया तो पुलिस की गाड़ियाँ फ़ौरन मेरे घर पहुँच जाएंगी। अभी तो आप कह रहे थे कि पुलिस और कानून सब मेरी मुट्ठी में है, और अब ये कत्ल होने वाली शख्सियत कोई मामूली नहीं। अहमद बख्श ने मेरी बात काटी। तो क्या अमेरिका के सदर को कत्ल करने का इरादा है? मैंने फिर तंज किया। अमेरिका के सदर को नहीं, बल्कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कत्ल कराना चाहता हूँ, अहमद बख्श ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बोला, तुम क्या समझते हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कत्ल करना कोई बच्चों का खेल है? मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हें शाम तक सोचने की मोहलत देता हूँ, अहमद बख्श ने तमकनत से कहा। इसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा कि मफरूर दहशतगर्द कामरान मेरे कब्ज़े में है। बाकी काम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद ही संभाल लेंगे। फांसी का बंदा तो यूं भी तुम्हारा मुकद्दर है, फिर कुछ करके क्यों न मरा जाए। ठीक है, मैं इस बात पे गौर करूँगा। ओके, अहमद बख्श खुश दिली से हंसा। मैं अब तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैंने इसे मज़ीद मुश्तिल नहीं किया क्योंकि वाकई भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। खा पी कर मैं यकसुई से इस पर गौर करना चाहता था। अब हमें क्या करना चाहिए? वो जाने लगा तो मैं बेख्तियार पूछ बैठा, इन दोनों फितरों का तारुफ तो कराते जाएं। अहमद बख्श फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये दोनों मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। इस वक्त मेरी नज़र फिर इस लड़की पर पड़ी जो मुझे मुसलसल घूर रही थी। वो इस वक्त भी मुझे पुरशौक नज़रों से देख रही थी। मुझसे नज़रें मिलते ही इसने जल्दी से नज़रें झुका ली। दोनों गार्ड्स भी रोबोट्स की तरह चलते हुए अहमद बख्श के पीछे बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद दरवाज़ा एक मरतबा फिर लॉक हो गया। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा, वो मारे गुस्से के पेचोताब खा रही थी। मैंने इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर बाद वही लड़की खाने की ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई जो मेरी तरफ देखती रही थी। दोनों गनमैन भी इसके पीछे खड़े थे। वो खाने की ट्रॉली हमारे नज़दीक छोड़कर जाने लगी। मैंने शौक लहजे में कहा, ए खामोश हसीना, अपना नाम बताती जा कि फ़िज़ा का ये जमूद टूटे, कि फ़िज़ा में तेरे नाम की खुशबू से महके उठ रही हैं। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर तेज़ी से बाहर निकल गई। ट्रॉली में नाश्ता क्या, खाना भरा हुआ था। अंडे, मक्खन, स्लाइस, रोस्ट, चिकन, कीमा फ्राई। वो चीज़ें देखकर मेरी इश्तहा बढ़ गई और मैंने आओ देखा न था। ट्रॉली अपनी सिमत खिसका कर खाने पर टूट पड़ा। ग्लोरिया भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों ने खूब डट कर खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद ग्लोरिया आसूदा लहजे में बोली, बस अब गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो क्या बात है। ट्रॉली के निचले खाने में चाय भी मौजूद थी और सिगरेट के कुछ पैकेट भी। मैंने हंसकर कहा और चायदानी पेट ढकी टी कूजी हटा दी। ग्लोरिया किसी गहरी सोच में गर्क थी। वो चाय बेदिली से पी रही थी। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कामरान, हमें हर सूरत में आज यहाँ से निकलना है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैंने इसे इशारे से खामोश रहने को कहा। वडेरा अहमद बख्श बुरा आदमी नहीं है। मैं ये कहता हुआ बेड की साइड टेबल के पास पहुँच गया।
मैंने एक बॉल पॉइंट और राइटिंग पैड देखा है। मैंने पैड पे लिखते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। अगर वडेरा हमसे कोई काम लेना चाहता है तो इसका काम करने में हर्ज ही क्या है। इस दौरान मैंने पैड पर लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा ऑडियो टेप रिकॉर्डर है, इसलिए गुफ्तगू में मोहतात रहो। मैंने पैड ग्लोरिया की तरफ बढ़ाया और बुलंद आवाज़ में बोला, जहाँ तक तुम्हारा मसला है तो वो भी इतना परेशान कुन नहीं है। हाई कमांड से आने वाले शख्स के सामने तुम अपनी सफाई पेश कर सकती हो। बात सफाई पेश करने की नहीं बल्कि असूली नौइयत के इख्तलाफात की है। आने वाला मुझसे मुत्तफिक ना हुआ तो लामुहाला मुझे हाई कमांड के सामने झुकना पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, मैंने आंख मारते हुए कहा। यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। वडेरे के मुहाफिज भी मुस्तैद और चाकू चबंद हैं। फिर सबसे बढ़कर इसके खूनख्वार कुत्ते हैं जो आनन फानन तिक्का बोटी कर देंगे। लिहाजा यहाँ से निकलने का ख्याल जहन से निकाल दो। फिर हम देर तक अहमद बख्श को सुनाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे। अचानक दरवाज़ा खुला और वही मुलाजमा अखबारात और मुख्तलिफ रसाइल लिए हुए कमरे में दाखिल हुई जो इससे पहले हमारे लिए चाय लाई थी। इस दफ़ा भी इसके पीछे वही रोबोट किस्म का गार्ड मौजूद था। मैंने फिर इसे मुखातिब किया, ए खूबसूरत लड़की, तूने अब तक अपना नाम नहीं बताया, शायद हम तुझे पसंद नहीं आए। लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। गार्ड की तरफ इसकी पुश्ते थी। इसने अखबारात और मैगजीन मेरे हवाले करते हुए बहुत सफाई से तय किया हुआ एक कागज़ मेरे हवाले कर दिया और बगैर कुछ कहे मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इसकी यह हरकत ग्लोरिया की तेज़ नज़रों से छुपी न रह सकी। दरवाज़ा बंद होने के बाद वो शोख लहजे में बोली, ओहो, अब ये होगा, दिखाओ मुझे। मैंने जल्दी से होंठों पे उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। वो शायद भूल गई थी कि आपस में हमें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।